नमस्कार। महाराष्ट्र का असली मराठा कौन, इस सवाल के जवाब के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। लेकिन इस सवाल का जवाब दिया है महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य समझे जाने वाले शरद पवार ने। जी हां, नेशनल कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने पहली बार माना है कि महाराष्ट्र के नतीजे चौंकाने वाले हैं और इन नतीजों का श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गढ़े गए नारे बटेंगे तो कटेंगे ने चुनावी नतीजों को बीजेपी के गठबंधन वाले दलों की तरफ एक तरफा मोड़ दिया। शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम चौंकाने वाले और अप्रत्याशित हैं, हालांकि यही लोगों का जनादेश है। शरद पवार ने माना कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गढ़े गए नारे बटेंगे तो कटेंगे ने चुनावी माहौल को एक तरफा कर दिया। इस नारे से यूपी में तो बीजेपी का भला हुआ ही हुआ, पूरे देश में एक बड़ा मैसेज दिया, जिसके कारण ही बीजेपी के गठबंधन वाले महायुति को इतनी भारी जीत मिली। हालांकि महाराष्ट्र में राजनीतिक बयानबाजी के बीच अजीत पवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे बयान का विरोध किया था। अजीत पवार ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश का यह राजनीतिक नारा महाराष्ट्र की जमीन पर नहीं चलेगा। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजीत जी लंबे समय तक हिंदू विरोधी विचारधारा से जुड़े रहे हैं और उन्हें बदलने में समय लगेगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दशकों तक अजीत पवार ऐसी विचारधाराओं के साथ रहे जो सेकुलर और हिंदू विरोधी हैं। खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वालों में कोई वास्तविक धर्मनिरपेक्षता नहीं है। फडणवीस ने कहा कि मुझे योगी जी के नारे में कोई खामी नहीं दिखाई देती। इस देश के इतिहास पर नजर डालिए, जब भी देश को जाति राज्य समाज में बांटा गया तो हम गुलाम बने। देश को भी बांटा गया और इसी तरह के लोगों को भी। यानी अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि जब कोई कहता है कि बटो मत, तो इसका विरोध करने का कारण क्या है। चुनाव नतीजों के बाद शरद पवार की मोहर ने साबित कर दिया कि योगी के बटेंगे तो कटेंगे नारे ने गेम चेंजर का काम किया। ईवीएम में गड़बड़ी के दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए शरद पवार ने कहा कि मैंने इसके बारे में कुछ सहयोगियों से सुना है, लेकिन मेरे पास इसकी प्रामाणिकता नहीं है। उन्होंने कहा कि एमवीए के लोगों से उनकी चिंताओं के बारे में चर्चा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें प्रचार के दौरान लोगों से प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन हमें नहीं पता कि यह ऑटो में नहीं बदलेगी। नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार गुट ने कहा कि मुझे इस बात से सहमत होना चाहिए कि अजीत पवार को हमसे अधिक सीटें मिली हैं, लेकिन महाराष्ट्र की जनता जानती है कि एनसीपी की नींव किसने रखी। आपको बता दें कि शरद पवार का एनसीपी गुट केवल 10 सीटें ही जीत सका, जो कि 1999 में पार्टी की स्थापना के बाद से सबसे खराब प्रदर्शन है। पिछले साल जुलाई में एनसीपी विभाजित हो गई थी और अजीत पवार और उनके प्रति वफादार विधायकों के एक समूह ने शरद पवार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली बीजेपी शिवसेना सरकार से हाथ मिला लिया। अजीत पवार बाद में उप मुख्यमंत्री बने। शरद पवार ने कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान राज्य के विभिन्न जिलों की यात्रा की, चाहे वह मेरी पार्टी हो, शिवसेना यूबीटी हो या कांग्रेस, सभी ने सामूहिक प्रयास किए, लेकिन परिणाम हमारे प्रयासों के अनुरूप नहीं रहे। शरद पवार ने कहा कि वह फिर से नए उत्साह के साथ लोगों के बीच जाएंगे। पवार ने कहा कि हम कई वर्षों से सार्वजनिक जीवन में हैं, हमें कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ। वहीं अजीत पवार सहित एनसीपी नेताओं द्वारा उनसे संन्यास लेने के लिए कहने पर शरद पवार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। 83 वर्षीय शरद पवार ने कहा कि मेरे विरोधी यह तय नहीं कर सकते कि मुझे क्या करना चाहिए। संन्यास पर मेरे सहयोगी और मैं ही फैसला करूंगा। ऐसी बातों से खिन्न शरद पवार ने कहा कि उन्होंने मतदान के दौरान इस तरह के धन बल का प्रयोग और इस्तेमाल कभी नहीं देखा। इस संकट केवल एनसीपी में ही नहीं बल्कि उद्धव गुट वाली शिवसेना में भी दिख रहा है, जो इससे जूझ रही है। 288
सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव ठाकरे की शिवसेना को महज 20 सीटें मिली। यह न सिर्फ महाराष्ट्र के इतिहास में शिवसेना का सबसे खराब प्रदर्शन है, बल्कि यह भी तय हो गया है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना है। इसका मतलब है कि अब शिंदे वाली बाला साहब ठाकरे वाली शिवसेना की विरासत अब शिंदे ही संभालेंगे। उद्धव ठाकरे ने अपना आखिरी मौका खो दिया। इसके संकेत पहले से ही मिल रहे थे, लेकिन उद्धव या तो उन संकेतों को पढ़ नहीं पाए या अपनी झूठी सत्ता के घमंड में उन्हें नजरअंदाज कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उद्धव के पास न तो अब पार्टी है, न ही पार्टी का सिंबल और न ही हिंदुत्व के घोड़े पर सवार शिवसैनिकों का समर्थन। अब तो शिवसैनिकों ने भी उन्हें नकार दिया है। इससे पहले साल 2012 में बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद उद्धव ने शिवसेना को पूरी तरह अपने हाथों में ले लिया। 2014 से 2019 के बीच देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली बीजेपी शिवसेना गठबंधन सरकार ने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया, लेकिन 2019 में बीजेपी शिवसेना गठबंधन को विधानसभा में बहुमत मिला। लेकिन उद्धव ठाकरे ने चुनाव नतीजे आने के बाद बीजेपी से सीएम कुर्सी मांग ली, लेकिन मना किए जाने के बाद उद्धव कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए और महाविकास अघाड़ी सरकार में मुख्यमंत्री बन गए। उद्धव मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी और विचारधारा को दांव पर लगा दिया। बाला साहब की जिंदा रहते उद्धव के नेतृत्व की परीक्षा नहीं हो सकी, लेकिन 2012 के बाद जब उद्धव ने पार्टी की कमान संभाली तो उन्होंने सबसे पहली गलती 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंधन तोड़कर की। उद्धव ने बिना सोचे समझे उस गठबंधन को तोड़ दिया जो बाला साहब ठाकरे ने 25 साल पहले किया था। बीजेपी ने पहली बार 2014 का विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा और 122 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। उद्धव को न चाहते हुए भी भाजपा से गठबंधन करना पड़ा और जूनियर पार्टनर के तौर पर शामिल हुए। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अविरल मलिक, नेता बीजेपी, और संजय द्विवेदी, प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी। संजय जी, आपका स्वागत है। संजय जी, आपने पूरी रिपोर्ट देखी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना क्या खात्मे की ओर है या आत्ममंथन की ओर है या आत्मचिंतन की ओर है? देखिए प्रथम जी, कोई भी पार्टी जो है खत्म नहीं होती है। ये भारतीय जनता पार्टी सपना है कि वो कांग्रेस मुक्त भारत या उद्धव ठाकरे मुक्त महाराष्ट्र, संभव नहीं है। ऐसा संभव नहीं होता है। ऐतिहासिक विजय हमको दी थी महाराष्ट्र जनता ने, जो भगवान स्वरूप है। लोकसभा चुनाव में अब की जनता हमसे नाराज थी किसी बात पे, कोई बात नहीं। जबकि नांदेड़ में कांग्रेस का लोकसभा प्रत्याशी चुनाव में जो खड़ा था वो जीत गया। तो अभी जनता है ना, जनता हमको जिता भी रही है, जनता हमको हरा भी रही है। मैं दूसरी बात करना चाहता हूँ, अभी परजीवी वाली बात की है माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मैं हमसे बड़े हैं, हम उनको माफ करें। हमको परजीवी वाली बात की, साहब राहुल गांधी परजीवी हो गए हैं। ये बात कही कि नहीं कही? उन्होंने कही परजीवी हो गए। तो अगर राहुल गांधी जी परजीवी हैं तो प्रधानमंत्री जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि यार केंद्र में सरकार चल रही है तो वो भी तो परजीवी है ना। केंद्र में सरकार चल रही है। परजीवी की बात की जाए संजय द्विवेदी जी, तो ये भी कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जी की पार्टी भी परजीवी है, कांग्रेस के ही वोट बैंक पर पल रही है। सुन लीजिए मेरी बात संजय जी, संजय जी मेरी बात सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा, आपके भी पास आऊंगा। कहा गया कि आपकी पार्टी भी अब उसी वोटरों के भरोसे है जो कांग्रेस के मूल वोटर थे। हिंदुत्व, कट्टर हिंदुत्व वाले वोटर अब पूरी तरीके से शिंदे गुट वाली शिवसेना की तरफ जा चुके हैं। अब आपको नहीं लगता है कि परजीवी वाली बात तो आपके लिए भी उतनी ही 100% खरी उतरती है जितनी दूसरों के लिए? अब मैं बता दूं आपको, अटल बिहारी वाजपेयी 30 साल पहले, 25 साल पहले समझ गए थे कि बिना परजीवी के राजनीति इस देश में नहीं हो सकती है जी। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जानते थे ना, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी से और शिवसेना गठबंधन किया। तो सवाल यही उठ रहा है संजय द्विवेदी जी, अटल जी तो जान गए, उद्धव ठाकरे जी कब जानेंगे इस चीज को कि अगर आप अपने मूल विचारधारा से कटेंगे तो बटेंगे? नहीं, हमारी मूल विचारधारा नहीं बदली है। हमको लोकसभा चुनाव में विजय मिली। अगर लोकसभा चुनाव में विजय न मिली होती, हम लोकसभा चुनाव भी हार गए होते कुसुम जी, तो मैं कह सकता था आपकी बात को। लेकिन लोकसभा चुनाव में हमको विजय मिली कि नहीं मिली? और नांदेड़ में कांग्रेस लोकसभा में जीता कि नहीं जीता?
बात यह है कि उन्होंने हमको नहीं माना, हमारी गठबंधन को तो स्वीकार नहीं किया जनता ने। अच्छा तो चलिए जनता इतना को बता भगवान दीजिए होती ना। संजय जी, जो शरद पवार जी बता रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे नारे ने बड़ा अहम रोल अदा किया और इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है, तो आप भी मानते हैं उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जिन्होंने 18 सभाएं की जिसमें से 15 में जीत मिली 15 विधानसभा में, तो आप मानते हैं कि उनका नारा गेम चेंजर साबित हुआ? तो जी मैं भी 30-32 साल से राजनीति कर रहा हूँ, तो बड़े छोटे पद से राजनीति कर रहा हूँ, 20-22 साल की उम्र से करते करते आज मेरी उम्र ये हो गई है। ना कोई हार एक बात से होती है एक कारण से, ना कोई जीत एक कारण से होती है। जीत के भी बहुत से कारण होते हैं और हार के भी बहुत से कारण होते हैं। अगर आप करना चाहें तो इससे भी निकाल सकते हैं। सरकारें जो 3 महीने पहले कार्य करती हैं उसका भी इफेक्ट जनता पे पड़ता है, और 3 महीने पहले हमारे क्या कार्य हो रहे हैं इसका विपक्ष के वो भी जनता पे पड़ते हैं सर। तो 3-4 महीने का जो समय होता है ये चुनाव से पहले का, ये बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है, और इसी समय में जनता तय कर लेती है कि मुझे किसे जनाना है। लेकिन इस बार जनता ने जो जनाया वो कोई जान ही नहीं पाया, ना मीडिया जान पाई, ना जो आपके जो निकलते हैं दे रहे थे कि कौन कितनी सीटें जीतेगा वो नहीं जान पाया, कोई नहीं जान पाया, इतनी विजय कोई जान ही नहीं पाया। तो हम तो अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हमको 20 सीटें दी है उन्होंने, ऐसा नहीं जनता ने 20 सीटें हमको नहीं मिली, और वोट भी हमको अच्छा मिला। ये नहीं कि 1-1 लाख वोट हार गए हो, हमारे 85 जमानतें जब्त हो गई हो, ये हमारे 85 वहां तक पहुंचे ही ना हो। मतलब 288 सीटों में अगर आपको 20 सीटें मिल रही हैं तो आप कह रहे हैं कि हमारा परफॉर्मेंस ठीक है। तो हम तो खड़े कितने सीटों पे, हम तो 95 सीटों में खड़े ही थे, हम 288 सीटों में थोड़ा ना खड़े थे। चलिए ठीक है, अगर टोटल आंकड़ा आपके गठबंधन का 50 के नीचे रह जाता है उसके बाद भी संतुष्टि है तो आप मुग्धता है, तो आत्ममंथन की जरूरत किसको है ये सोचना होगा। डॉक्टर अविरल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। शरद पवार जी कह रहे हैं कि अगर क्रेडिट किसी को देना है तो योगी आदित्यनाथ के उस नारे को दीजिए जिन्होंने कहा था बटेंगे तो कटेंगे। पूरा गठबंधन इस नारे के भरोसे एक तरफा जीत हासिल कर सका। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं अविरल मलिक, डॉक्टर अविरल मलिक? नहीं देखिए, क्रेडिट विकास को दिया जाना आवश्यक है, नारे को भी दिया जाना आवश्यक है, और जहाँ तक विषय है नारे का, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, और जहाँ तक विषय है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का, ये पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल है, पूर्ण रूप से संवैधानिक है। आर्टिकल 51A क्या कहता है? यूनिटी की बात करता है, वही हम उसी बात को प्रमोट करने का कार्य कर रहे हैं, वही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज प्रमोट कर रहे हैं यूनिटी के नारे को, और उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भी उसी नारे को एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के रूप में यूनिटी की बात कर रहे हैं। इसमें आखिर क्या समस्या हो सकती है मैं जानना चाहूंगा, और उसके साथ साथ शायद शिवसेना नहीं, समस्या केवल अविरल मलिक केवल इतनी है कि एनसीपी के शरद पवार जी तो आपको क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी में ही कुछ उपापोह की स्थिति है। लोग योगी को उनका क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, योगी आदित्यनाथ को उनका क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं। उनको लगता है अगर खुदा न खास्ता अगर ये हार होती तो हो सकता है ठीक रहा उनके सर पे ही फोड़ दिया जाता। हालांकि प्रधानमंत्री जी ने भी एक है तो सेफ है वाला नारा दिया था। जी नहीं देखिए, जहां तक विषय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का उत्तर प्रदेश का मॉडल जिस प्रकार से निरंतर अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई करने वाला मॉडल है वो सबको नजर आ रहा है, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को अच्छा करने का काम योगी जी के नेतृत्व में किया गया है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकता है। और उसके साथ साथ अगर विषय है शिवसेना यूबीटी के स्पोक्स पर्सन शायद यहाँ बोल रहे थे तो मैं उन्हें सुन रहा था, वो कह रहे थे कि अपनी मूल विचारधारा से वो डगमगाए नहीं है, हिले नहीं है, जरा सा भी इधर से उधर नहीं हुए। तो मैं उनसे जानना चाहूंगा, संजय राउत जी हो या उद्धव ठाकरे जी हो जो शिवसेना यूबीटी के सर्वे सर्वा हैं, उनके द्वारा वीर सावरकर जी को अपना आदर्श व मार्गदर्शक व प्रेरणा स्रोत कहा जाता है, तो दूसरी ओर राहुल बाबा हैं, राहुल बाबा के द्वारा वीर सावरकर जी के संबंध में गलत टिप्पणियां करने का कार्य किया जाता है। तो ये बेमेल गठबंधन आखिर कैसे बन पाया, ये आइडियोलॉजिकल मैच आखिर कैसे बन पाया, इस गठबंधन को बनाने में वो कैसे सफल हुए? लेकिन जनता ने विफल जरूर कर दिया, क्योंकि ये गठबंधन कुछ नहीं था, ये गठबंधन यदि कुछ था तो जनता की वोट को ठगने का एकमात्र साधन था, डॉक्टर अविरल पहुंचने का एक साधन था। बढ़िया जी, डॉक्टर अविरल मलिक कह रहे हैं संजय द्विवेदी जी कि आप लोगों ने गठबंधन बेमेल किया और जनता को ठगने का काम किया। हालांकि जनता जागरूक थी, वह जान गई
और आपको एक इशारा दे दिया है। अब मैं आपसे बड़ा सवाल पूछने जा रहा हूं संजय द्विवेदी जी, क्या दोबारा बीजेपी के साथ उद्धव ठाकरे गुट आ सकता है? इसकी कोई संभावना, कयासबाजी है? प्रदुम जी, ये तो सवाल पूछना बेनामी है सर। ये तो सवाल पूछना बंद कर दे, मीडिया ज्यादा अच्छी बात है। तब हम बढ़ जाएंगे, कट जाएंगे, मिट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हाँ। हम भी 12,000 तरह दुकान बंद हो जाएगी, लेकिन ना अपने समझौता ने अपनी चीजें समझौता नहीं करेंगे। उसका कारण मैं बता दूं आपको। नहीं, वो कौन सी चीज होगी जिसके कारण समझौता नहीं करेंगे? कारण समझा दीजिए, समझ लीजिए कारण। आज महाराष्ट्र में स्थितियां पुरानी वाली वापस आ गई। सुन लीजिए मेरी बात, बहुत ध्यान सुनिएगा, फिर मैं दूसरी बीजेपी के जो प्रवक्ता उनकी बात का जवाब दे दूंगा। आज पुरानी स्थितियां वापस आ गई। हम लोग 2019 चुनाव लड़े साथ साथ, उसमें ये हुआ आखिरी में अमित शाह से बात हुई, 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए, उन्होंने नहीं मना कर दिया, कोई बात नहीं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कहा तो हमने तो देवेंद्र फडणवीस के नाम से चुनाव लड़ा था। देवेंद्र फडणवीस जो है वो हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। इसलिए आपको पहले बात करनी थी, आपने नहीं की, तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको अगर पार्टी में शामिल होना तो होइए, नहीं तो कोई बात नहीं। उन्होंने अजीत दादा पवार से 80 घंटे की सरकार बना दी। देखिए, हमने गलती नहीं की। नहीं संजय द्विवेदी जी, मुझे उद्धव ठाकरे जी का उस समय का बयान याद है, 2019 का, जब उनसे पूछा गया कि सरकार बनाने से पहले आपने क्या प्रधानमंत्री से या अमित शाह से बात की थी, तो उनका बयान काफी चर्चा में रहा। उन्होंने कहा अगर बात करना हो मोदी को, अमित शाह को, तो मेरे घर पर आकर बात करें, मैं नहीं जाऊंगा कहीं भी। ये बयान था उनका। क्या गलत कह दिया उन्होंने? गलत यही कहा कि बाला साहब की जगह लेने के लिए वो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए। तो आदमी ऐसे ही बयान देता है, समझी। अब बातें पूरी होने दीजिए, बात काटिए मत बीच में ना जी। अब बात बीच काटते रहेंगे तो हम जेबे थोड़ा कर पाएंगे। अरे सुनिए अभिनंदन मलिक जी, बात करने दीजिए उनको पूरी अपनी। संजय जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं बात पूरी कर लूँ, पूछिए, 10 सवाल पूछिए, मैं मना नहीं करूंगा। हमारा वो टूट जाता है, जो मैं सोच रहा हूँ दिमाग में मेरे पास है। मैं कह रहा था 2019 में 80 घंटे में सरकार बना ली। सर, आज स्थिति क्या आ गई है? आज शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अब स्थितियां क्या आ रही है कि साहब बीजेपी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब आप देखिए वही स्थितियां आ गई। शिंदे जी के चुनाव लड़ा, अब स्थितियां ये आ गई था बीजेपी कोई, जैसे उनका इंटरनल में मुझे सहमत रही। अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे, मैं पूछता हूँ आप पीडीपी से मिले, जेजेपी से मिले, सरकार बनाई, मायावती से सरकार बनाई। सर महाराष्ट्र में ही रहेंगे तो बेहतर रहेगा। अरे नहीं, मैं उनकी जवाब दे दूं ना, जवाब तो बाहर से लाने पड़ेगा ना उनका जवाब देने के लिए ना, कि अगर पीडीपी ने सरकार बनाई तो क्या उन्होंने अपना बदल दिया? अब हमारी आइडियोलॉजी है, मैं मानता हूँ, मैं हर उस सेनानी को मानता हूँ जिसने देश के लिए बलिदान किया। अब किसी का आइडियोलॉजी दूसरी है, किसी की तीसरी आइडियोलॉजी है। तो ये तो जरूरी नहीं है कि गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की है, सबकी आइडियोलॉजी है को, या सब एक चीज मानते हो। हमने अगर गठबंधन किया तो जरूरी थोड़ा हमारी बात को कांग्रेस मानेगी या शरद पवार जी मानेंगे, या हम कहते हैं इनकी बात समझिए, क्या शिंदे हर बात इनकी मानेंगे, या अजीत दादा पवार मानेंगे? अब तो इन्होंने इतना बढ़िया सिस्टम चालू कर दिया है। संजय जी आपकी बात 100% सही है, बस मेरी बात सुन लीजिए। क्या आप ईमानदारी से बताइएगा और खुल के बोलिएगा, क्योंकि अब तो चुनाव नतीजे हो चुके, आपके बहुत खुल के बोलने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आपको नहीं लगता है कि जिस कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा पे शिवसेना सवार थी, उससे अब बहुत दूर जा चुकी है, वापसी का कोई जरिया नहीं है? देखिए प्रथम जी, मैं छोटे से बता दूंगा आपको, आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं। चुनाव आयोग में आपकी पूरी दखलंदाजी होगी। चुनाव आयोग में निकाल लीजिए पार्टी गठन कैसे किया जाता है और चुनाव का अधिकार क्या क्या है। आपने जबरदस्ती चुनाव के माध्यम से शिंदे को आपने दिलवा दी पार्टी, चुनाव चिन्ह दिलवा दिया। अब तो संजय द्विवेदी जी, आपके पार्टी का संविधान था, आप अपने पार्टी का संविधान पढ़िए। हमने आपकी पार्टी का भी संविधान पढ़ा है, उसी संविधान के हिसाब से फैसला हुआ है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि संविधान एक बार आप भी पढ़िए अपनी पार्टी का जो था, उसके आधार पे ये बंटवारा हुआ था। मैंने संविधान पढ़ा है, एनसीबी के संविधान मैंने पढ़ा है ना। एनसीबी संविधान में कोई गड़बड़ी है ना सुशील संविधान में गड़बड़ी है कि विधायकों को पार्टी सौंप दी जाए। रामविलास पासवान की पार्टी को भी सौंप दी गई, नहीं उनके चाचा को, उनको क्योंकि उनसे खतरा नहीं था।
रामविलास पासवान की पार्टी में 2 फाड़ हुई है ना, चाचा भतीजे, तो एक क्यों नहीं सौंपी पूरी पार्टी? वो चुनाव चिन्ह क्यों नहीं दे दिया? ये अपना दल उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं दे दिया पूरा? अरे लेकिन आप तो लोकसभा चुनाव लड़ लिए ना, लोकसभा में आपने मान लिया कि चुनाव चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, नाम का था, आपको अच्छी खासी मेजॉरिटी मिली थी लोकसभा में। मैं दूसरी बात कह रहा हूँ जी, मैं उस बात में नहीं, मैं केवल कह रहा हूँ कि जिस विचारधारा से आप भटक गए और जहां अभी आप पहुंच गए हैं, लग रहा है कि आपके पास वोट बैंक का ही उस वोट बैंक पे आप काम कर रहे हैं जिस पे कांग्रेस काम कर रही थी। अरे भाई, कांग्रेस की वोट बैंक पे तो एनसीपी पली बढ़ी, कट्टर हिंदुत्व वाले तो एक साथ आ गए। नहीं देखिए सुदम जी, इसका कोई आकलन अभी नहीं कर सकते आप। अभी हम 4 महीने पहले ऐतिहासिक विजय हमने पाई थी लोकसभा में। अब हमको जनता भगवान होती है, उन्होंने हमको विजय नहीं दी, कोई बात नहीं। हम आगे 5 साल लड़ाई लड़ेंगे। जो इन्होंने जनता के लिए जो इन्होंने वादे किए हैं, उन वादों को पूरा कराने के हम जनता के साथ जाएंगे और जनता के साथ लड़ेंगे हम। उसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। शिवसैनिक हम आए, शिवसैनिक तो गिरता भी है, पड़ता भी, आगे बढ़ता है। चलिए अविरल मलिक जी से पूछ लेते हैं। अविरल मलिक जी। जी नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आदरणीय श्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व को और जिस प्रकार से अजीत दादा पवार के नेतृत्व को और जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व को जनता ने वोट रूपी आशीर्वाद के माध्यम से सराहने का कार्य किया है, उस विषय को इन्हें देखना चाहिए। आखिर इस विषय को ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि क्राइम रेट डिक्रीज हुआ, रूरल डेवलपमेंट हुआ, अर्बन डेवलपमेंट हुआ, विकास के मुद्दे पर हमने चर्चा की, गरीबों के विकास की मुद्दे को लेकर हम जनता के मध्य में गए और उसके साथ साथ कार से महाराष्ट्र का चहुमुखी विकास हो रहा है। मैं कहूंगा महाराष्ट्र प्रदेश के भीतर एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास की गंगा बहाने का कार्य किया गया, आखिर उस विषय पर चर्चा क्यों नहीं की जाती है इनके द्वारा? इन्हें बताना चाहिए कि जब इनकी सरकार नहीं, ये तो अविरल मलिक जी, ये तो दायित्व आपका है कि आप बताइए। लेकिन अभी जो बड़ा सवाल है, शरद पवार जी ने जो बड़ा इशारा किया है, उनका कहना है, जिस तरीके से उन्होंने बात रखी, उसके 2 मायने निकाल सकते हैं आप और हम। पहला मायने है कि जो कट्टर हिंदुत्व वाले वोटर थे, उनके नए नेता योगी आदित्यनाथ हैं। महाराष्ट्र में जो विजय मिली उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है योगी आदित्यनाथ को। दूसरा उनका कहना था, जो इशारों में समझते हैं उनको इस चीज समझ में आती होगी, कि शरद पवार जी ने कट्टर हिंदुत्व पे सवार जिस नेता को बताया है, उन्होंने शिंदे को किनारे कर दिया है। वो मानते हैं कि शिंदे का कम असर रहा, योगी आदित्यनाथ का ज्यादा असर रहा। संजय द्विवेदी जी आपके ही सहयोगी नेता हैं शरद पवार जी, लेकिन वो मान रहे हैं कि या तो उत्तर है या दक्षिण, यानी या तो योगी आदित्यनाथ है या तो शिंदे और फडणवीस की जोड़ी है, लेकिन कहीं भी उद्धव ठाकरे का नाम नहीं ले रहे हैं। क्या यह आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए या नहीं? सज्जन जी, कैसी बात है आप कह रहे, कैसा क्वेश्चन आपने पूछ लिया। अरे हम लोग तो हारे, हमारा नाम क्यों लेंगे? हम दोनों गठबंधन में है ना। उन्होंने तो जो महाराष्ट्र में जो हुआ है, जिसकी वजह से उनको जीत मिली है, उस पर चर्चा कर रहे हैं ना। जब हार की चर्चा करेंगे शरद पवार जी के बयान का आप मतलब निकालना चाहते हैं या नहीं, ये बता दीजिए संजय जी। नहीं, हमें देखिए, वो इतने बड़े नेता हैं, वो कब क्या कह रहे हैं उसपे निकालने कोई मतलब नहीं है। बहुत बड़े विद्वान आदमी है, वो उनका क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, क्या करते हैं, कोई नहीं जान सकता। उन्होंने क्यों कहा ये वही समझ सकते हैं, इसलिए मैं उस पर कुछ डिस्कस नहीं करूंगा। मैं बस इतना कहता हूं कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी जीती, अच्छी बात है। मध्य प्रदेश में इनका मंत्री क्यों हार गया विधानसभा चुनाव में? इनका मंत्री हार गया विधानसभा चुनाव, मंत्री था प्रेजेंट टाइम का। अच्छा संजय जी, जनता जानना चाहती है कि आपका यह उदारवाद वाला नया चेहरा इसी लाइन पे आगे चलेगी, शिवसेना उद्धव ठाकरे वाला गुट, की क्या लाइन बदल भी सकती है? देखिए, हमारा हिंदुत्व पहले था और हिंदुत्व आज भी हमारा है। राम मंदिर को जितना वो मानते हैं उतना हम मानते हैं। हिंदुत्व हमारा अलग है, उनका हिंदुत्व अलग है। जनता कितना मानती है, जितना सम्मान। नहीं, आपका हिंदुत्व समझना चाह रहे हैं संजय द्विवेदी जी, 30 सेकंड में बता दीजिए तो बहुत कृपा होगी आपकी। हमारा हिंदुत्व बिल्कुल क्लियर है कि अजीत पवार जी को उन्होंने पार्टी में शामिल कर लिया, जो 70,000 करोड़ के जो गुनहगार थे, जिनको चक्की पिसवाई कर रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के नवाब मलिक जी जो दाऊद इब्राहिम के आदमी थे,
तो जिन पर आरोप लगा जेल भेजा गया था नवाब मलिक चुनाव हार चुके हैं। अजीत पवार जी आप ही लोगों की पार्टी के देन थे, इसका आरोप आप बीजेपी पे नहीं लगा सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने विचारों को हमारे साथ शेयर किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।